हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई डीएस। बच्चों, हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान में अपन ने बातें कर ली थी अधिगम। मनोविज्ञान में अपना अधिगम बिंदु चल रहा था। अधिगम में अपन ने अलग अलग चीजों की बातें कर ली थी। अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लास में अपने अधिगम के संप्रत्यय की। बच्चों, संप्रत्यय क्या होता है इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था संप्रत्यय होता है क्या, कि संप्रत्यय वो है कि आपके अंदर किसी कार्य को करने के लिए जो भी विचार आते हैं या उन विचारों से प्रेरित होकर आप कोई कार्य करते हो, वही आपका क्या होता है, संप्रत्यय। तो अधिगम के संप्रत्यय के बारे में अपने चर्चा की थी। इसके आपको दो पक्ष बताए थे मैंने लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में दो पक्ष क्या क्या बताए थे? एक तो बताया था शारीरिक पक्ष, एक बताया था अपन आपको मानसिक पक्ष। शारीरिक पक्ष में होता क्या है कि बच्चों, आप किसी की कद व काठी, रंग रूप ये सब देखकर अंदाजा लगाते हो या उसको ये देखकर कहते हो कि ये भविष्य में ये कार्य कर सकता है, या आप अपने स्वयं को बारे में कोई प्रकार की धारणा विचार बना लेते हो कि आपका अगर शरीर सुडौल है, कद काठी अच्छी है, तो आप सोचते हो कि हाँ, मैं डिफेंस में जा सकता हूँ। ऐसा करके आप शारीरिक रूप यानी आपके शारीरिक बनावट को देखकर आप कोई धारणा बना लेते हो, कोई विचार बना लेते हो कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ। तो वो आपका होता है शारीरिक पक्ष। और दूसरा जो होता है आपका होता है मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष में क्या होता है बच्चों? मानसिक पक्ष में होता ये है कि आपकी बुद्धि लब्धि, परिपक्वता और योग्यता और क्षमता के आधार पर उन सबको ध्यान में रखकर आप किसी कार्य को करने के लिए या किसी बात के लिए या किसी क्षेत्र के लिए विशेष अवधारणा या धारणा अपने अंदर बना लेते हो कि मैं ये कार्य कर सकता हूं। तो आपकी किसकी वजह से बना रहे हो? आप आपके बुद्धि लब्धि और परिपक्वता के आधार पर आप किसी से संबंधित कोई धारणा बना रहे हो। तो वो धारणा जब आप बनाते हो तब आपका क्या होता है, कौन सा संप्रत्यय होता है? तब आपने कौन से पक्ष पर ध्यान दिया? आपने मानसिक पक्ष पर ध्यान दिया। और बच्चों, ज्यादातर जो आपको सफलताएं हैं, जो भी आपको सफलताएं हैं, वो आपको मिलती है आपके मानसिक पक्ष की मजबूती के आधार पर। अगर आपका मानसिक पक्ष मजबूत है तो आपको अलग अलग रोज नई नई सफलताएं मिल सकती है। इन चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम के निहितार्थ या संप्रत्यय टॉपिक था अपना। अधिगम का संप्रत्यय, ठीक है। इसमें अपन ने दो पक्ष देख लिए थे, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, उनके बारे में लिख लिया था। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि आपका जो क्या आपका संप्रत्यय होता क्या है, संप्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, संप्रत्यय का कितने प्रकार के संप्रत्यय आप किसी के प्रति बना सकते हो, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में अपन बात करने वाले आज की क्लास में। बच्चों, एक मनोवैज्ञानिक है आपके, कौन? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने आपकी 1890 में एक किताब लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसमें इन संप्रत्ययों के बारे में बात की, या संप्रत्ययों के बारे में विचार दिया, ठीक है बच्चों। संप्रत्ययों के बारे में विचार दिया। कब दिया? 1890 में। किसमें? अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत में। और इन्होंने 6 प्रकार की संप्रत्यय बताई कि एक व्यक्ति किसी को देखकर 6 प्रकार की संप्रत्यय या 6 प्रकार के विचार, या स्वयं को देखकर 6 प्रकार के विचार बना लेता है, वही आपका क्या होता है? संप्रत्यय। तो दोस्तों, 6 प्रकार कौन कौन से उनके बारे में एक बार लिख लेते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से? पहला जो प्रकार है वो आपका है आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय। तो बच्चों, आत्म संप्रत्यय नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि नाम से आपके समझ में आ रहा है कि आत्म संप्रत्यय यानी कि स्वयं के प्रति बनाया गया संप्रत्यय या स्वयं के आधार पर बनाया गया विचार क्या लाता है? आपके आत्म संप्रत्यय। इसमें व्यक्ति क्या करता है? इसमें व्यक्ति या बालक क्या करता है? खुद के बारे में सोचता है या खुद के बारे में किसी प्रकार की धारणा बना लेता है, या वो अपने आप को जो कुछ भी वो समझने लग जाता है उस पर ध्यान करता है कि वो अपने आधार पर वो अपना विचार बना लेता है कि हाँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो खुद के बारे में ही सोच रहा है, ना कि दूसरे के बारे में। जब वो खुद के बारे में सोचता है तब जो संप्रत्यय बनता है वो आपका आत्म संप्रत्यय बनता है। बच्चों, आत्म संप्रत्यय को भी इन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स महोदय ने दो भागों में डिवाइड किया। पहला तो होता है आपका वास्तविक संप्रत्यय, दूसरा होता है आदर्शात्मक संप्रत्यय। तो जो वास्तविक संप्रत्यय क्या होता है? वास्तविक का मतलब होता है वास्तविकता यानी वर्तमान परिस्थिति। वास्तविक का मतलब वर्तमान परिस्थिति यानी कि कोई व्यक्ति या कोई बालक अपने आप को वर्तमान परिस्थिति में ढालकर सोचता है, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सोचता है, या वर्तमान समय को लेकर विचार बनाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। ऐसे जब वो विचार बनाता है, वो कौन सा संप्रत्यय कर रहा है? वास्तविक। यानी कि उसको वर्तमान परिस्थिति के बारे में, वो अपने बारे में अवधारणा वर्तमान परिस्थिति के आधार पर बना रहा है। दूसरा होता है बच्चों आदर्शात्मक। आदर्शात्मक में होता क्या है कि व्यक्ति क्या करता है? अपने बारे में यानी कि अपने बारे के अपने विचारों को लेकर अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं कैसा बनूंगा,
मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कब तक बनूंगा। जैसे आपके मन में विचार आता है कभी कभी कि मैं मास्टर कब बनूंगा, कब मेरी रीट की परीक्षा होगी और मैं मास्टर बनने कैसे बनूंगा। तो ये चीज जब आपके अंदर आती है, जब आपके अंदर आती है ये चीज, तो आपका क्या संप्रति बना, आदर्शात्मक। तो संप्रति के कितने, आत्म संप्रति कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला आपका वास्तविक, दूसरा आदर्शात्मक। आदर्शात्मक दो संप्रति, यानी कि कैसे आत्म संप्रति दो प्रकार से व्यक्ति बनाता है। अब आत्म संप्रति के बारे में मैंने चर्चा की कि आत्म संप्रति होता है कि आप व्यक्ति अपने बारे में, स्वयं के बारे में किसी प्रकार की धारणा या विचार बना लेता है, वही आपका आत्म संप्रति होता है। और आत्म संप्रति को मनोवैज्ञानिक ने, विलियम जेम्स ने दो प्रकार में बांटा है, दो विभागों में विभाजित किया है, दो भागों में। वो कौन सा, वास्तविक संप्रति और आदर्शात्मक संप्रति। वास्तविक संप्रति में क्या होता है कि बच्चा वर्तमान परिस्थिति को देखकर, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर कोई भी धारणा बनाता है अपने प्रति, वही आपका उसका, तब उसने क्या किया, अपना वास्तविक संप्रति प्रस्तुत किया है। दूसरा था आपका आदर्शात्मक संप्रति। आदर्शात्मक संप्रति में होता क्या है कि बच्चा, व्यक्ति या बालक जब अपने भविष्य को लेकर किसी बारे का कोई अवधारणा बनाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं आगे चलकर ऐसा बनूं, कैसा बनूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कब बनूंगा, ऐसे ऐसे जब वो विचार आते हैं, तब वो उसका कौन सा संप्रति योगदान देता है, आपका आदर्शात्मक। तो बच्चों इन दोनों तीन चीजों को, तीन बातों को अपन लिख लेते हैं। पहला तो लिखेंगे पर आत्म संप्रति क्या होता है। ठीक है बच्चों, पहला लिखेंगे आत्म संप्रति। आत्म संप्रति होता क्या है, आत्म लिखो इसमें, आत्म संप्रति, आत्म संप्रति से अभिप्राय व्यक्ति या बालक स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में कोई विचार या धारणा बना लेता है, आत्म संप्रति कहलाता है। आत्म संप्रति कहलाता है, यानी कि व्यक्ति या बालक ने खुद के बारे में अपना कोई अवधारणा बता दी, कोई विचार समझा दी, या अपने आप को क्या समझ रहा है, कैसे समझ रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसका आत्मप्रत्यय। तो इसमें सीधा सीधा आपने पढ़ा कि व्यक्ति या बालक स्वयं के प्रति कोई अवधारणा या धारणा बना लेता है, वो उसका क्या होता है, आत्म संप्रत्यय। ठीक है। अब आत्म संप्रत्यय को बच्चों दो प्रकार का बताया है। पहला होता है आपका वास्तविक, वास्तविक में लिखो वास्तविक संप्रत्यय, या वास्तविक आत्म संप्रत्यय भी इसको लिख सकते हैं। वास्तविक संप्रत्यय में क्या होता है, जब बालक, जब बालक वर्तमान को लेकर, जब बालक वर्तमान को लेकर, जब बालक वर्तमान को लेकर, जब बालक वर्तमान को लेकर सोचता है, जब बालक क्या करता है, वर्तमान को लेकर सोचता है, जब बालक वर्तमान को लेकर सोचता है या धारणा बनाता है, सोचता है, उदाहरण के लिखो, जैसे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। यानी कि वो अपनी वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर कोई धारणा बनाता है कि मैं कैसा हूं, मैं किस तरीके का व्यक्ति हूं, या मैं किस तरीके का मनुष्य हूं, या मैं किस तरीके का बालक हूं। तो वो अपने प्रति, खुद के प्रति कोई अवधारणा या धारणा बनाता है, वो आपका क्या करता है, वो क्या बना रहा है, आपका वास्तविक संप्रति, यानी कि उसने वर्तमान परिस्थिति को अपनी धारणा, अपनी वास्तविक चीज मानी है। दूसरा होता है बच्चों आदर्शात्मक, आदर्शात्मक संप्रत्यय। तो आदर्शात्मक संप्रत्यय में क्या होता है कि जब बालक
भविष्य को लेकर कोई विचार बनाता है, यानी कि अभी तो जिस प्रकार से बालक ने वास्तविक अपनी क्षमताओं को देखकर कोई विचार बनाया, और थोड़े दिन बाद और एक बार बालक क्या होता है कि अपनी वास्तविकता को, यानी कि अपने भविष्य को लेकर किसी प्रकार की अपने प्रति कोई अवधारणा या धारणा या कोई प्रत्यय बनाता है, वो होता है आपका आदर्शात्मक संप्रत्यय। तो इसमें क्या करता है बालक, किसके लिए, भविष्य के लिए, यानी कि जब व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर किसी प्रकार की धारणा या संप्रत्यय बनाता है तो क्या कहलाता है आपका आदर्शात्मक संप्रत्यय। उसमें व्यक्ति बालक सोचता क्या है कि मैं, उदाहरण के लिए लिखो, जैसे मैं क्या बनूंगा, कब बनूंगा और कैसे बनूंगा। ठीक है बच्चों, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो पहला जो संप्रत्यय आत्म संप्रत्यय, वो व्यक्ति स्वयं के बारे में बनाता है, स्वयं के बारे में कोई धारणा बनाता है, तो स्वयं के बारे में धारणा बनाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आत्म संप्रत्यय। वो खुद के बारे में कोई विचार या धारणा बना रहा है उसको। अब जो इसने इन्होंने दो प्रकार बताए, पहला तो आपका वास्तविक और दूसरा आदर्शात्मक। वास्तविक संप्रत्यय में क्या होता है बच्चों, वास्तविक संप्रत्यय में होता है कि बालक स्वयं वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखकर कोई अपने प्रति कोई धारणा बनाता है या कोई विचार बनाता है। तो उसने उसने वर्तमान परिस्थिति को देखकर कोई विचार बनाया कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ। ये सारी अवधारणा उसने कब बनाई, अपने वर्तमान परिस्थिति को देखकर। और वही वो अपने भविष्य को देखकर कोई अवधारणा या कोई धारणा बनाता है, तब उसने कैसा कौन सा प्रत्यय निर्माण किया, तब उसने आदर्शात्मक संप्रत्यय का निर्माण किया। चलो बच्चों, पहला आपका हो गया। दूसरा अपन बात करेंगे अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या होती है। दूसरा जो आपका प्रकार बताया गया है, दूसरा जो विचार बताया गया है, दूसरा जो पक्ष बताया गया है मनोविज्ञान में, तो दूसरा जो प्रकार है वो आपका है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। यानी कि किसी के बारे में, यानी बालक व्यक्ति किसी अन्य के बारे में किस प्रकार की धारणा या किसी दूसरे के बारे में किस प्रकार का अवधारणा या दृष्टिकोण या किस प्रकार का नजरिया रखता है, वो सारा किसके अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। यानी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए बनाता है, ना कि स्वयं के लिए। ठीक है, लिखेंगे, आगे बात करेंगे इसमें। दूसरे की बात करेंगे पर अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। दूसरे प्रकार की बात करेंगे अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति में होता क्या है बच्चों, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति में होता यह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो, उसके प्रति किस प्रकार की आप धारणा बनाते हो, उसको अपन क्या कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। यानी कि दूसरे के प्रति जो आपने नजरिया या दृष्टिकोण रखा, वो आपका क्या है, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। अब एक मनोवैज्ञानिक है थर्स्टन, थर्स्टन ने इस मनोवृत्ति के बारे में अपने विचार दिए, और उसने विचार देते हुए कहा कि मनोवृत्ति जो है वो धनात्मक या ऋणात्मक की मात्रा ही मनोवृत्ति, यानी आपके मन किसी के कारण, किसी कार्य यानी किसी मनोवैज्ञानिक कारण वस्तु के कारण आने वाली धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा, यानी किसी भी वस्तु के कारण या किसी भी प्रभाव के कारण आपके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ रहा है, वो आपका क्या होता है, मनोवृत्ति हो, चाहे धनात्मक प्रभाव हो चाहे नकारात्मक प्रभाव हो। अब इन्होंने दो प्रकार की मनोवृत्तियां बताई, किसने, थर्स्टन ने दो प्रकार की मनोवृत्तियां बताई। वो कौन कौन सी, सकारात्मक व नकारात्मक, ऐसे दो मनोवृत्तियां बताई। और इन्होंने वास्तविक रूप से सकारात्मक और शून्य प्रकार की, और इन्होंने कहा कि जो मनोवृत्तियां होती है वो वास्तविक और शून्य रूप की होती है, नकारात्मक और शून्य रूप की होती है। इस प्रकार के विचार किसने दिए, थर्स्टन ने। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जो शिक्षक के लिए क्या विचार दिए, उन्होंने शिक्षक के लिए कहा कि एक शिक्षक बालक को उसी मनोवृत्ति को पैदा करना चाहिए जो मनोवृत्ति उस स्वयं की, यानी बालक को, एक शिक्षक जो होता है उसको बालक को किस प्रकार का बनाना चाहिए, जिस प्रकार का वो शिक्षक स्वयं है। ठीक है, तो इसमें लिखो बच्चों, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति लिखो इसमें, अभिवृत्ति
या मनोवृत्ति, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति जब किसी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के प्रति बनाया गया नजरिया या दृष्टिकोण नजरिया या दृष्टिकोण क्या कहलाता है? अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। कहलाता है। ठीक है, यानी कि अभिवृत्ति या नजरिया या मनोवृत्ति किसे कहते हैं? जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई भी जो धारणा या विचार या दृष्टिकोण बनाता है, या तो उस दृष्टिकोण या नजरिया को क्या कहा जाता है? मनोवृत्ति कहते हैं। अब मनोवृत्ति के संबंधित एक मनोवैज्ञानिक है थर्स्टन, इन्होंने अलग अलग विचार दिए। उन्होंने विचार देते हुए कहा, तो लिखो थर्स्टन के विचार किसके प्रति? मनोवृत्ति के प्रति। इन्होंने विचार देते हुए कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव या मात्रा को ही क्या कहा जाता है? मनोवृत्ति कहा जाता है। तो लिखो इसमें, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले प्रभाव को मनोवृत्ति कहते हैं। यानी कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले प्रभाव की मात्रा को क्या कहते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। यानी प्रभाव को क्या कहते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे और लिखो बच्चों, इसमें थर्स्टन के और विचार लिखो। इसको साफ कर देता हूँ, उतार लिया होगा। ठीक है, इसमें लिखो, आगे की जो लाइन लिखना है वो लिखना है, थर्स्टन ने धनात्मक व सकारात्मक थर्स्टन ने धनात्मक या धनात्मक या सकारात्मक व ऋणात्मक या नकारात्मक ऋणात्मक या नकारात्मक प्रकार की दो मनोवृत्तियां बताई। प्रकार की दो मनोवृत्तियां बताई। यानी कि थर्स्टन ने धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की दो मनोवृत्तियां बताई, जबकि वास्तविक रूप से जो मनोवृत्ति है वो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य प्रकार की होती है, बताई। जबकि वास्तविक रूप में किसी या वास्तविक रूप से मनोवृत्ति सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक
नकारात्मक या शून्य प्रकार की होती है। शून्य प्रकार की होती है, यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य प्रकार की होती है। क्या दोस्तों? मनोवृत्ति। उसके आगे की लाइन में लिखो कि एक व्यक्ति को किस प्रकार की मनोवृत्ति रखनी चाहिए, यानी किस प्रकार का दृष्टिकोण है, किस प्रकार का नजरिया किसी के प्रति रखना चाहिए। तो इसमें लिखो आगे, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को अपने बालकों एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में सकारात्मक मनोवृत्ति ही रखनी चाहिए। एक व्यक्ति को सकारात्मक मनोवृत्ति रखनी चाहिए, यानी एक व्यक्ति को कैसी मनोवृत्ति रखनी चाहिए? एक व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक मनोवृत्ति रखनी चाहिए, सकारात्मक रखनी चाहिए, ना कि नकारात्मक नहीं रखनी चाहिए। अभिवृत्ति जन्मजात या अर्जित होती है, यानी कि अभिवृत्तियां कैसी होती है? जन्मजात भी हो सकती है, अर्जित भी हो सकती है। अभिवृत्ति जन्मजात व अर्जित होती है। अभिवृत्ति कैसी होती है? अभिवृत्ति जन्मजात और अर्जित होती है तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण में अर्जित अधिक होती है, तथा व्यावहारिक दृष्टि में अर्जित अधिक होती है। व्यावहारिक रूप में क्या? व्यावहारिक रूप में अर्जित अधिक होती है। ठीक है, इसी के अंदर एक लास्ट लाइन और लिखनी है अपने को कि शिक्षक को किस प्रकार की विवृत्तियां मनोविज्ञान दृष्टिकोण या नजरिया रखना चाहिए। ठीक है, लास्ट लाइन लिखो, एक शिक्षक को अपने बालकों में एक शिक्षक को अपने बालकों में उसी मनोवृत्ति को पैदा करना कर सकता है या करना चाहिए या पैदा कर सकता है जो मनोवृत्ति उसकी स्वयं की, यानी एक शिक्षक का जिस प्रकार का नजरिया, जिस प्रकार का विचार होगा, वैसा ही विचार वो बच्चों के अंदर पैदा कर सकता है। एक शिक्षक को अपने बालकों में उसी मनोवृत्ति को उसी मनोवृत्ति को पैदा कर सकता है जो उसके स्वयं की हो, स्वयं की हो। ठीक है, यानी कि जैसी मनोवृत्ति एक शिक्षक की होगी, वो अपने बच्चों में उसी प्रकार की मनोवृत्ति स्थापित कर सकता है। ठीक है, ये थ्रस्टन के विचार थे। अगला जो तीसरी जो मनोवृत्ति है वो आपकी है रुचि, यानी किसी प्रति, यानी किसी व्यवहार को स्वेच्छा से यानी आकर्षक करना, आकर्षण के कारण, किसी आकर्षण के कारण कोई कार्य वो करता है। इसके अंतर्गत एक मनोवैज्ञानिक है विलियम मैकडुगल। विलियम मैकडुगल ने कहा है कि व्यक्ति किसी वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाले आकर्षण को ही रुचि कहते हैं, यानी कि रुचि की परिभाषा देते हुए एक मनोवैज्ञानिक है विलियम मैकडुगल। विलियम मैकडुगल ने रुचि की परिभाषा देते हुए कहा कि व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाले आकर्षण के रुचि कहलाता है। आकर्षण को ही क्या कहते हैं? रुचि कहलाता है। अब रुचि कैसी होती है? रुचि व्यक्तिगत हो सकती है, यानी किसी के प्रति, जो भी किसी व्यक्ति की रुचि किसी के प्रति अलग हो सकती है, किसी के प्रति अलग हो सकती है। रुचि व्यक्ति में जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट हर चीज के लिए अलग अलग होता है। आपका भी तो इंटरेस्ट समय के अनुसार बदलता रहता है ना, कि आज ये ठीक नहीं है, आज ये करेंगे, आज ये वाला नहीं, आज ये करेंगे, तो ठीक है। तो इसमें रुचि के लिए शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक को बालकों में उनकी रुचि के अनुसार, यानी एक शिक्षक जो होता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो बालकों में उस रुचि को पैदा करे जिसमें वो बालक खुद इंटरेस्टेड हो और अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अगर बालक को किसी क्षेत्र में या किसी कार्य में रुचि नहीं होगी और उसको अपन किसी अन्य कार्य में, उसकी बिना रुचि के किसी कार्य में अगर लगाएंगे, तो वो उस कार्य में सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो बालक की रुचि को ध्यान में रखकर उसको उसी क्षेत्र में क्या दे? प्रेरणा दे। तो तीसरा जो आपका प्रकार है वो आपका है रुचि। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं।
तीसरा प्रकार जो आपका वो है रुचि। रुचि क्या होता है? मतलब रुचि एक प्रकार का व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार है, यानी कि व्यक्ति अपने स्वेच्छा से जो भी व्यवहार कर सकता है या किसी आकर्षण के कारण कोई व्यवहार करता है तो वो आपका क्या है? रुचि कहलाता है। ठीक है, तो लिखो रुचि से अभिप्राय। इंटरेस्ट किससे अभिप्राय पूछ रही है? रुचि से अभिप्राय। रुचि से अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार यानी रुचि से व्यक्ति अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार से है जिसे वह स्वयं व्यवहार से है जिससे वह स्वयं स्वेच्छा से जिससे वह स्वयं स्वेच्छा से एवं किसी आकर्षण के कारण करता है एवं किसी आकर्षण के कारण करता है, किसी आकर्षण के कारण करता है, वही क्या होता है? रुचि। तो रुचि का तात्पर्य रुचि व्यक्ति की बदलती रहती है। तो रुचि के लिए अपन बात करते हैं कि कई बच्चे कई बार आज की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान रखते हुए कहा जाता है कि प्यार व्यार वैसा वैसा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता और ऐसा ऐसा ऐसे विचार बच्चे के मन में आते हैं। तो वो उसका प्यार व्यार कुछ नहीं, वो उसकी रुचि है, वो रुचि बदलती रहती है। अगर किसी के प्रति उसकी रुचि अच्छी है, आज आज मान लो वो किसी और के प्रति रुचि है तो कल मान लो वो रुचि किसी और के प्रति भी हो सकती है। वो सिर्फ रुचि होती है, प्यार व्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। ये प्यार व्यार नाम का एक जीवाणु एक कीटाणु है जो आपके मानसिक पटल पर स्थित रहता है। बाकी प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इस समाज में इस दुनिया में सब दिखावे के लोग होते हैं। सबको रुचि है जो उसका हर व्यक्ति का इंटरेस्ट हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग बदलता रहता है। तो उससे संबंधित एक बहुत अच्छे विद्वान एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हुए हैं, आप सब जानते हैं उनको, विकास दिव्य कीर्ति। विकास दिव्य कीर्ति ने कहा कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही सही, इतनी लंबी है ये दुनिया, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो ये प्यार व्यार का जो ढोंग रचते हो ना, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक आपका इंटरेस्ट होता है, वो आपका सिर्फ एक रुचि होती है। आज आपकी रुचि किसी के प्रति है, कल आपको वो रुचि किसी और के प्रति हो सकती है। तो ये जो आप कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हम मर जाएंगे, वो ये सारी बातें कहने की है। व्यक्ति को जब तक आपके साथ रहना तब तक वो आपके साथ रहेगा। बाद में इस तरीके से जिस प्रकार से चाय में गिरी हुई मक्खी को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति आपको भी निकाल कर फेंक देगा। तो प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े। अपने अगर प्यार करना ही है तो किताबों से करो। ठीक है, प्यार अगर आपको करना है तो किताबों से करो। इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तो वो बच्चों आपका क्या है? वो सिर्फ एक रुचि है किसी कार्य के प्रति। आपको कल आपने किसी को देखा, आपको उसके उससे संबंधित क्या हो गया? आपको आकर्षण हो गया, तो वो आपका केवल आकर्षण है बच्चों, कोई प्यार व्यार नहीं है। तो ठीक है, तो रुचि का तात्पर्य है कि आपका आकर्षण किसी के प्रति भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपका आकर्षण मेरे प्रति ही हो, नहीं, आपका किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है। आज मैं आपको अच्छा लग रहा हूं तो जरूरी नहीं कि मैं हमेशा आपको अच्छा लगूंगा। मैं कभी भी किसी और, कभी भी आपको मैं बुरा भी लग सकता हूं। ठीक है, तो ये सारे लफड़ों में ना पड़े और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल अपन नई क्लास में नए बिंदु के साथ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। लेकिन आज मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो प्यार व्यार है ये कुछ नहीं है। आज आप किसी के साथ खुश हैं तो कल को वो किसी और के साथ भी खुश रह सकता है। तो उससे संबंधित जो विकास दिव्य कीर्ति की जो आपने लाइन, आपको जो लाइन बताई वो आप अच्छे से रट लो कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और से सही, बड़ी लंबी है ये दुनिया, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर नई क्लास के साथ नए बिंदु के साथ अपन मिलते हैं। ठीक है, और रुचि के बारे में थोड़ी देर और बात करते हैं। आज का बच्चों आज समय हो गया अपना, इसलिए आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। अपन कल फिर इसी रुचि के बारे में ही बात करने वाले हैं। धन्यवाद।